हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जहां पर हम डील करेंगे पास्ट 7 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से आपको नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारी आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है फ्रॉम नीट 2016 फेज 1। और इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन। तो बेसिकली हर ऑप्शन में आपको एक टाइप का टिश्यू उसकी लोकेशन से मैच करता हुआ दिखाया जा रहा है और आपको फाइंड करना है उस ऑप्शन को जहां पर वो टिश्यू अपनी एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशन से मैच्ड है प्रॉपर्ली, राइट। सो हम देखते हैं कौन कौन से टिश्यू किस लोकेशन से मैच किए जा रहे हैं। सो हमारे पहला ऑप्शन है स्मूथ मसल इज मैचिंग विथ द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। क्या स्मूथ मसल्स आपको वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में देखने को मिलती हैं? यस, परफेक्टली करेक्ट। तो इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट माना जाएगा। So that means our correct option would be option A, smooth muscle। देखिए, मैंने आपको बताया था स्मूथ मसल्स अनस्ट्राइटेड मसल्स होती हैं जो कि इनवॉलंटरी इन नेचर होती है ना, और ये आपको देखने को मिलती हैं इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग या वॉल्स में, राइट। तो इंटरनल ऑर्गन्स, इसीलिए इसको हम बुलाते थे विसरल मसल ऑल्सो, राइट। तो इसका मतलब ये इंटरनल ऑर्गन की जो वॉल्स होती हैं उनको फॉर्म करती हैं। जैसे कि आपको ये कहां और देखने को मिलती थी, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन के साथ साथ वॉल्स ऑफ स्टमक एंड ब्लड वेसल्स में भी आपको ये देखने को मिलती है। ओके, तो ब्लड वेसल्स में जैसे आर्टरीज एंड वेन्स अगर आप देखते हो तो आपको वहां पर जो 3 लेयर्स में वो डिफरेंशिएटेड होती है ना मस्कुलर वॉल उनकी, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, वो सभी की सभी मस्कुलर हैं एंड दे ऑल आर स्मूथ मसल्स। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट है। ओके, बाकी के ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्यों ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकते थे। तो देखिए, बी ऑप्शन में हमसे बोला जा रहा है एरियोलर टिश्यू एंड इट इज बीइंग मैच्ड विद टेंडन्स। क्या ये करेक्ट है? नो, बिकॉज देखिए एरियोलर टिश्यू क्या है, ये एक टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है, isn't it? और ये पाया जाता था बिलो द स्किन। ओके, तो ये आपको स्किन की जो एपिडर्मिस है उसके लिए एक फ्रेमवर्क या एक सपोर्ट का काम करता है। बट अगर मैं बात करूं टेंडन्स की, तो टेंडन्स होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब एरियोलर टिश्यू और टेंडन्स जो हैं वो करेक्टली मैच हो ही नहीं सकते, बिकॉज एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स आपको देखने को मिलते हैं अटैचिंग दी बोन्स विद दी मसल्स। ओके, तो स्केलेटल मसल्स को विद द बोन जो कनेक्ट करता है एक टिश्यू, दैट इज टेंडन। तो यहां पर आपको इनका कोई मैच नहीं दिख रहा है, दैट मींस दिस ऑप्शन वुड हैव बीन एलिमिनेटेड। देन अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम को मैच किया गया है विद द टिप ऑफ द नोज। क्या ये करेक्टली मैच्ड है? नो ना। टिप ऑफ द नोज पे आपको कौन सा टिश्यू देखने को मिलता है? वी सी अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम बुलाते थे कार्टिलेज, इजंट इट? तो कार्टिलेज आपको यहां देखने को मिलता है विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू, नॉट एन एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका मतलब ये भी करेक्टली मैच नहीं है, इसका मतलब इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड इट इज मैचिंग विद द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। क्या ये करेक्ट है? नो। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको हमेशा डक्ट्स की इनर लाइनिंग में देखने को मिलती है एंड लाइनिंग ऑफ स्टमक में आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं कैसे सेल्स? ऑब्वियसली कॉलमनार एपिथेलियम। तो इसका मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो यहां मैच नहीं हो सकता, दैट मींस दिस ऑप्शन वुड हैव आल्सो बीन एलिमिनेटेड। सो आवर फाइनल ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 को, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो इनमें से कौन सा दिया हुआ फीचर आपको पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना या कॉकरोच के केस में देखने को नहीं मिलेगा? तो हमारा जो पहला फीचर है दैट इज स्किज़ोसीलोम एज बॉडी कैविटी। तो याद कीजिए, मैंने आपको एक एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में, जहां पर मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था विद द 2 टर्म्स व्हिच वर द प्रोटोस्टोम्स एंड द ड्यूटेरोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम्स वो एनिमल्स होते थे जिनमें आपको एलिमेंट्री कैनाल के फॉर्मेशन में पहले माउथ फॉर्म होता हुआ नजर आता था। ओके, सो बिकॉज प्रोटो वर्ड होता है फर्स्ट एंड स्टोम मीन्स माउथ, तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में माउथ पहले डेवलप होगा। और ड्यूटेरोस्टोम में मतलब ड्यूटेरो मतलब होता है सेकंड, तो माउथ इज फॉर्म्ड सेकंड इन ड्यूटेरोस्टोम्स, दैट मींस उनके केस में एनस पहले बनता था,
isn't it? So आपको मैंने बताया था प्रोटोस्टोम्स के मेंबर्स होते थे फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का के मेंबर्स, और कॉकरोच जो है वो बिलोंग करता है टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसका मतलब कॉकरोच इज ऑल्सो अ प्रोटोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम के सारे फीचर्स इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ओके, तो स्किड्जोसीलोम के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद कीजिए प्रोटोस्टोम का एक फीचर होता था दैट उनका जो बॉडी कैविटी है दैट इज देयर सीलोम वाज कॉल्ड स्किड्जोसीलोम। द रीजन वाज क्योंकि वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता था। और आपको मैंने बताया था स्किड्जो वर्ड का मतलब होता है टू स्प्लिट, तो इसका मतलब ऐसा सीलोम जो कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से डेवलप होता है वो कहलाता है स्किड्जोसीलोम, और वो प्रोटोस्टोम का ही फीचर होता है। इसका मतलब ऑब्वियसली कॉकरोच के केस में ये वाला जो फीचर है दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल, और इसीलिए इस ऑप्शन को हम कर देंगे एलिमिनेट। तो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, बिकॉज हमें वो फीचर फाइंड करना है जो कि प्रेजेंट नहीं होता है इन द केस ऑफ कॉकरोच। फिर हम देखते हैं सेकेंड फीचर को, दैट इज इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो याद कीजिए मैंने आपको प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस भी बताई थी, तो मैंने उनके पैटर्न में डिफरेंस आपको बताया था कि कैसे वो डिफर करते हैं। तो प्रोटोस्टोम्स के केस में क्या आपको इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज देखने को मिलती थी? याद कीजिए, नो, उनके केस में आपको देखने को मिलती थी स्पाइरल क्लीवेज और डिटर्मिनेट क्लीवेज, राइट? तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिलेटेड टू कॉकरोच, एंड दिस विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप सभी को याद होगा स्पाइरल क्लीवेज क्या होती थी। स्पाइरल क्लीवेज को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं विद दिस डायग्रामेटिक व्यू। तो देखिए आपको जो 8 सेल स्टेज है ना इन केस ऑफ द डेवलपमेंट, वो कुछ ऐसी नजर आएगी। तो यहां पर जो आपको 8 सेल्स नजर आएंगे, आप देखिए वो ऐसे 2 स्टैक्स में अरेंज्ड होंगे। ओके, तो जो अपर 4 सेल्स का स्टैक है और जो लोअर वाला स्टैक है सेल्स का, 4 सेल्स का, तो अगर आप देखेंगे वो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसके ऊपर जो सेल प्रेजेंट है इस वाले सेल के ऊपर, आप देखेंगे वो एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं है। ओके, दैट मींस यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होने वाले हैं वो एग्जैक्टली वन अबव द अनदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर क्वाइट ट्विस्टेड। इसकी वजह से इस टाइप की क्लीवेज से बनने वाले सेल्स को हम कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज। ओके, दैट मींस यहां पर स्पाइरली अरेंज्ड जो आपको सेल्स का अरेंजमेंट है दैट इज सीन इन द केस ऑफ स्पाइरल क्लीवेज, और ये फीचर आपको देखने को मिलता था इन केस ऑफ द प्रोटोस्टोम्स। सो दिस इज स्पाइरल क्लीवेज। ओके, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था अगर मैं इसके एक सेल को सेपरेट कर लूं, ओके, दैट मींस इट 8 सेल स्टेज में से अगर मैं एक सेल को एक्सट्रैक्ट कर लूं तो ये जो है इसका एक डिटरमिन्ड फेट होता है। दैट मीन्स ये आगे जाके कौन सा टिश्यू या ऑर्गन में डेवलप होगा वो पहले से प्री डिटर्मिन्ड या प्री डिसाइडेड होता है, तो इट हैज अ डिटर्मिन्ड फेट। ओके, सो हम कहेंगे कि कॉकरोच के केस में आपको इनडिटर्मिनेट नहीं, डिटर्मिनेट एंड रेडियल की बजाय स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलती है। सो हेंस दिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, राइट? रेडियल क्लीवेज आई होप आप सभी को याद होगा, जहां पर आपको अपर 4 सेल्स का स्टैक और लोअर 4 सेल्स का स्टैक जो है वो वन अबव द अनदर एग्जैक्टली नजर आएगा, कुछ इस तरीके से। तो रेडियल क्लीवेज मैं यहां पर सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बता देता हूं। सो आप ऐसे देख सकते हो। सो यहां पर आपको जो 4 सेल्स अपर स्टैक में नजर आएंगे, बेसिकली यहां पर आपको 3 ही नजर आ रहे होंगे, और जो चौथा है वो पीछे बिहाइंड आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको यहां पर दोनों ही जो स्टैक प्रेजेंट हैं उनके सेल्स वन अबव द अनदर दिखाई दे रहे हैं। दिस वाज रेडियल क्लीवेज, और ये फीचर होती है ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स, ओके, जो कि आपको देखने को मिलते हैं कौन कौन से फाइलम में? दैट वाज एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये फीचर उनका है, ना कि आर्थ्रोपोड्स का जिसको कि कॉकरोच बिलोंग करता है, राइट? तो इसका मतलब यही ऑप्शन है विच इज गोइंग टू बी करेक्ट फॉर अस। फिर अगर हम देख लेते हैं सी और डी ऑप्शन को भी, तो देखिए सी ऑप्शन में बोला जा रहा है इनका एक्सोस्केलेटन कंपोज होता है ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो यहां पर कॉन्सेप्ट लग रहा है ऑफ द चैप्टर बायोमोलिक्यूल, जिसको कि हम लेटर डील करने वाले हैं। तो आपको पता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स या कॉकरोच काइटिन का बनता है,
और काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि रिपीटिंग मोनोमर से मिलकर बनती है, दैट इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो यानी कि ग्लूकोज की अमाइड डेरिवेटिव विच इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के रेपिटेशन ऑफ मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनता है, बायोमॉलिक्यूल, विच इज कॉल्ड द काइटिन, और उसी का कंपोज होता है इसका एक्सोस्केलेटन। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रिगार्डिंग दी कॉकरोच इज गोइंग टू बी परफेक्ट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आप कर दीजिए एलिमिनेट, isn't it? And lastly we are left with option D that says metamerically segmented body। तो यहां पर एनिमल किंगडम का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है जिसमें कि मेटामेरिज्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली सिंस कॉकरोच जो है बिलोंग करता है टू आर्थ्रोपोडा, और आप जानते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा ट्रू मेटामेरिज्म शो करता है, इसका मतलब इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी रिगार्डिंग कॉकरोच इज गोइंग टू बी परफेक्ट, राइट? इसका मतलब इसको भी आप कर दीजिए एलिमिनेट। सो अवर फाइनल ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि है फ्रॉम नीट 2016 फेज सेकंड, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि स्मूथ मसल्स आर। तो स्मूथ मसल्स से रिलेटेड आपको करेक्ट प्रॉपर्टीज को दिए हुए ऑप्शंस में से करना है आइडेंटिफाई। तो देखिए पहला ऑप्शन हमको बोल रहा है दे आर वॉलंटरी, मल्टी न्यूक्लिएट एंड सिलिंड्रिकल। तो देखिए स्मूथ मसल्स क्या वॉलंटरी होती हैं? नॉट एट ऑल, राइट? आपको पता है स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं इन नेचर, राइट? एंड क्या वो मल्टी न्यूक्लिएट या सिलिंड्रिकल होती हैं? तो ऑब्वियसली सिलिंड्रिकल तो नहीं होती ना। इनका शेप कैसा होता था? दे वर फ्यूजिफॉर्म, इजंट इट? कुछ ऐसी आपको नजर आती थी विथ टेपरिंग एंड एंड अ सिंगल न्यूक्लियस, राइट? सो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक यहां पर तीनों के तीनों गलत दे रखे हैं रिगार्डिंग द स्मूथ मसल्स, हेंस ये ऑप्शन आप कर दीजिए eliminate, right? Then we talk about the second option that says involuntary, cylindrical and striated। तो देखिए क्या वो involuntary होती हैं स्मूथ मसल्स? डेफिनेटली yes, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, right? Then cylindrical होती हैं? No, they are spindle shaped, right? ये फ्यूजिफॉर्म होती हैं। That means ये वाला ऑप्शन भी आप यहां पर eliminate कर सकते हो। Then we have option C that says voluntary, spindle shaped, uninucleate। क्या ये करेक्ट है? क्या ये वॉलंटरी है? नो ना, ये हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। स्पिंडल शेप्ड होती हैं, परफेक्टली करेक्ट। यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, दैट इज आल्सो परफेक्टली करेक्ट। बट क्योंकि एक ऑप्शन यहां पर गलत है, दैट मींस वी हैव टू एलिमिनेट दिस एंटायर ऑप्शन। ठीक है, देन वी आर लेफ्ट विद फाइनली ऑप्शन डी, जिसमें बोला जा रहा है दे आर इनवॉलंटरी, दैट्स परफेक्ट। फ्यूजिफॉर्म यानी कि स्पिंडल शेप, एंड नॉन स्ट्राइएटेड यानी कि यहां पर आपको कोई ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को नहीं मिलते, जैसा कि आपको देखने को मिलते थे इन केस ऑफ दी स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी बुलाते थे, उन्हें हम वॉलंटरी मसल्स भी बुलाते थे, बिकॉज उनके ऊपर स्ट्राइएशंस भी देखने को मिलती थी एंड दे वर अंडर अवर कंट्रोल। तो इसका मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो थे स्केलेटल मसल के, बट यहां पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमको दे रखे हैं ऑप्शन डी, दे आर वेरी वेल मैचिंग विद द स्मूथ मसल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 को, दैट सेज इन मेल कॉकरोचेस the sperms are stored in which part of the reproductive system। तो भाई मेल कॉकरोचेस के केस में आपको उनके किस पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स का स्टोरेज देखने को मिलता है? सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मशरूम ग्लैंड्स, ऑप्शन बी टेस्टीज, ऑप्शन सी वास डेफरेंस या ऑप्शन डी सेमाइनल वेसिकल्स। तो याद कीजिए जब मैंने आपको पढ़ाया था द एनाटॉमी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस, तो मैंने आपको बताया था स्पर्म्स का स्टोरेज जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, याद कीजिए। तो आपने, अगर आप सभी को याद होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी, तो देखिए आपको कुछ आपको टेस्टिस देखने को मिलती थी कुछ इस तरीके से, जो कि यूजुअली लोब्ड होती थी इस तरीके से, एंड देन इसके बेस से आपको अराइज करते हुए नजर आता था एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच वाज कॉल्ड दी वास डेफरेंस। तो मैं यहां पर दोनों ही आपको टेस्टिस ड्रॉ कर देता हूं फॉर यू टू इजिली रिकॉल। ओके, समथिंग लाइक दिस आपको देखने को मिलता था, राइट? और ये दोनों के दोनों जो वास डेफरेंस हैं, दे यूज्ड टू ओपन इनटू अ कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन होता था इनटू द मेल जेनिटल पाउच थ्रू दिस ओपनिंग कॉल्ड द मेल गोनोपोर, इजंट इट? तो ये था मेल गोनोपोर, जो कि कहां ओपन हो रहा है? इन दी मेल जेनिटल पाउच। तो देखिए जिस जगह पर ये वास डेफरेंस और इजैक्यूलेटरी डक्ट आपस में मीट कर रहे हैं, वहां पर एक बड़ी सी ग्लैंड देखने को मिलती थी विच वाज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर, isn't it? वो मल्टीपल चीजों के मिलने से बनती है। तो देखिए वो ग्लैंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहां पर आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसमें आपको सेंट्रल रीजन में कुछ ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे।
ओके, जो कि सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं। साइड में आपको ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे और इसके पोस्टीरियर साइड पे आपको सेमाइनल वेसिकल्स देखने को मिलती हैं, विच आई एम ड्रॉइंग। तो यहां पर आपको सेमाइनल वेसिकल्स का अकरेंस दिखाई देगा। ओके, सो दीज आर दी सेमाइनल वेसिकल्स। सो यहां यही वो जगह है, वो सेमाइनल वेसिकल्स, जहां पर स्पर्म जो है वो इनिशियली स्टोर कर लिए जाते हैं, ओके, और उनको रिलीज किया जाता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। सो आई हैड टॉट यू कि सेमाइनल वेसिकल इज द ओनली प्लेस जहां पर स्पर्म्स का स्टोरेज आपको देखने को मिलता है, और वो कहां प्रेजेंट होते हैं? ऑन द पोस्टीरियर साइड, राइट। सो यहां पर ये मशरूम ग्लैंड, एंटायर स्ट्रक्चर जो है मशरूम ग्लैंड बनाती है, और इसके ऊपर भी आपको एक ग्लैंड देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड द फेलिक ग्लैंड। सो यहां पर भी वी गेट टू सी द फेलिक ग्लैंड, जिसकी ओपनिंग जो है मेल गोनोपोर के जस्ट पीछे आपको देखने को मिलेगी, राइट। सो ये स्ट्रक्चर होता था एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन केस ऑफ अ कॉकरोच। सो ओवर हियर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, सेमाइनल वेसिकल्स। ओके, तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 को, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डज नॉट ओपन इनटू द जेनाइटल चेंबर ऑफ द फीमेल कॉकरोचेस। तो फीमेल कॉकरोचेस के जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चेंबर में इनमें से कौन से स्ट्रक्चर ओपन नहीं होते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड। सो रिमेंबर, वी हैव टू फाइंड द वन व्हिच डज नॉट ओपन। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, अ पेयर ऑफ कोलैटरल ग्लैंड्स, ऑप्शन बी, अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट, ऑप्शन सी, स्पर्मेथिका, या ऑप्शन डी, अ पेयर ऑफ एनल सर्साई। तो याद कीजिए कौन कौन से स्ट्रक्चर ओपन होते थे इनटू द फीमेल जेनाइटल पोर, ओके, या फीमेल जेनाइटल चेंबर। ओके, तो याद कीजिए कौन कौन से स्ट्रक्चर होते थे। देयर वर 3 स्ट्रक्चर्स, राइट, और इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखिए, आपको पता है जो फीमेल का जेनाइटल पाउच या चेंबर है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द 7th, 8th एंड द 9th स्टर्ना। ओके, दैट मीन्स 7th, 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट की जो वेंट्रल वॉल होती थी, उससे बनता था द फीमेल जेनाइटल पाउच। और एनल सर्साई मेल और फीमेल दोनों में ही पाए जाते हैं ऑन द 10th एब्डोमिनल सेगमेंट ना। तो इसका मतलब यहां पर ये अलग सेगमेंट पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये तो ओपन नहीं होता होगा ना इनटू द फीमेल जेनाइटल पाउच, बाकी के तीनों होते होंगे, राइट, क्योंकि इसकी प्रेजेंस आपको 7th, 8th और 9th सेगमेंट में नहीं देखने को मिल रही है, बट इट इज सीन ऑन द 10th एब्डोमिनल सेगमेंट। इसका मतलब यही वो ऑप्शन है जो कि करेक्ट है ओवर हियर। सो दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, अ पेयर ऑफ एनल सर्साई। और बाकी की तीनों स्ट्रक्चर्स यानी कि कोलैटरल ग्लैंड्स की ओपनिंग, साथ ही साथ जो एक आपको सिंगल मीडियन ओविडक्ट देखने को मिलता है, और स्पर्मेथिका, तीनों के तीनों ओपन होते हैं इनटू द फीमेल जेनाइटल पाउच। आइए मैं आपको यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं बाय द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, यहां पर मैंने ड्रॉ की हैं ये 2 ओवरीज ऑफ द कॉकरोच, जिनके बेस से अराइज हो रहे हैं द ओविडक्ट, राइट, और ये आपस में फ्यूज करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द सिंगल मीडियन ओविडक्ट, ओके, और ये ओपन हो रहा है इनटू दिस फीमेल जेनाइटल पाउच। ओके, सो ये फीमेल जेनाइटल पाउच है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका सिंगल मीडियन ओविडक्ट यहां पर ओपन हो रहा है ना, सो परफेक्टली करेक्ट ओवर हियर। और ये आपकी ओवरीज है, और आपको पता है ये बहुत सारे ओवेरियन ट्यूब्यूल्स के ऐसे जॉइनिंग से बनती हैं। कितने ओवेरियन ट्यूब्यूल्स? 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स टुगेदर फॉर्म 1 ओवरी, जिसमें आपको की सेवरल स्टेजेस में डेवलपिंग एग नजर आते हैं। सो आई एम नॉट ड्रॉइंग ऑल, बट मैं एक साइड पर यहां पर आपको ड्रॉ कर देता हूं। So these are the developing ovarian eggs. Okay, so ये मैंने एक साइड का ड्रॉ किया है, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर जो ओपन हो रहा है यहाँ पर जेनाइटल पाउच में, दिस इज दी जेनाइटल पाउच, दैट इज दी ओविडक्ट। देन वी सी अनदर स्ट्रक्चर जो कि इसी के ऊपर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स यहां पर देखिए, आपको यहां पर एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसकी ओपनिंग भी इसी के ऊपर से ओपन हो रही है इनटू द जेनाइटल पाउच। ये जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एक लोब बड़ा है और एक लोब छोटा है, उसको हम बुलाते हैं द स्पर्मेथिका। सो ये है स्पर्मेथिका। ओके, सो स्पर्मेथिका की ओपनिंग भी आपको देखने को मिल रही है inside the genital pouch. And lastly, एक और ओपनिंग आपको देखने को मिलती है of the duct of a highly branched gland called the collateral gland. तो आपको यहाँ पर एक highly branched gland देखने को मिलती है ना, जो
दैट इज द कोलैटरल ग्लैंड, और इसकी डक्ट भी यहां पर आपको ओपन होती हुई नजर आएगी। तो दिस इज दैट कोलैटरल ग्लैंड। तो कोलैटरल ग्लैंड भी देखिए यहां पर ओपन हो रही है। सो दिस इज द कोलैटरल ग्लैंड। सो इन तीनों की ओपनिंग कहां देखने को मिल रही है? इनसाइड द फीमेल जेनाइटल पाउच। इसका मतलब ये तीनों के तीनों ओपन होते हैं। दैट मींस जो लास्ट ऑप्शन है दैट वोंट ओपन इनटू द जेनाइटल पाउच। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 को, जो कि है फ्रॉम नीट 2018 एंड दिस क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच। तो यानी कि एक मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से डिस्टिंग्विश करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आप इनमें से कौन सा फीचर यूज करने वाले हैं। तो याद कीजिए, मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट एड ऑन में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कॉकरोचेस शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। दैट मींस मेल और फीमेल जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, यानी कि कोई एक कैरेक्टर जो है वो उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है, उनको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर सकता है। कौन सा है वो कैरेक्टर? आइए देख लेते हैं इन ऑप्शंस में से। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है दैट इज सेइंग प्रेजेंस ऑफ अ बोट शेप्ड स्टर्नम ऑन द 9th abdominal सेगमेंट। तो क्या मेल्स के पास 9th abdominal सेगमेंट में एक बोट शेप्ड स्टर्नम देखने को मिलता है? नॉट एट ऑल। ये फीचर टोटली रॉन्ग है, बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया था फीमेल्स के केस में 7th abdominal सेगमेंट में आपको देखने को मिलता था एक बोट शेप्ड स्टर्नम, नॉट इन मेल्स। यहां पर तो मेल्स के केस में इसको बोला जा रहा है और साथ ही साथ सेगमेंट का नंबर भी गलत है। ओके, यहां पर 9th सेगमेंट बोला जा रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली इनकरेक्ट। तो ये यूज नहीं किया जाएगा एज अ आइडेंटिफाइंग फीचर फॉर द मेल कॉकरोच। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 4 विंग्स विद अ डार्कर टेगमिना। तो भाई टेगमिना जो है वो मेल और फीमेल दोनों के केस में जो है 4 विंग्स को रिप्रेजेंट करता है और दोनों ही केस में इक्वली डार्कर होता है। ऐसा नहीं है कि मेल्स के केस में ज्यादा डार्क होगा और फीमेल्स के केस में कंपैरेटिवली लेस डार्कर होगा। सो ये फीचर आइडेंटिफाइंग कतई नहीं होने वाला है फॉर द केस ऑफ द मेल कॉकरोच, राइट? दैट मींस ये ऑप्शन कर दीजिए आप एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट इज प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल्स। तो कॉर्डल स्टाइल्स की प्रेजेंस क्या आपको मेल कॉकरोच में देखने को मिलती है जो कि फीमेल्स में नहीं होती है? एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? सो याद कीजिए, मेल्स के केस में आपको एनल स्टाइल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम कॉर्डल स्टाइल्स भी बुलाते हैं ऑन दी 9th abdominal सेगमेंट। तो 9th abdominal सेगमेंट से अराइज करते हुए आपको एनल स्टाइल देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ मेल कॉकरोचेस व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द फीमेल कॉकरोचेस। तो आई एम ड्रॉइंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, इनको एक बार विजुअलाइज भी कर सकें। तो देखिए मैंने ड्रॉ किया है द हेड कैप्सूल रीजन। तो ये इसका हेड रीजन है जहां पर आपको ये लार्ज कंपाउंड आई देखने को मिल रही हैं, ओके, और ये है दी एंटीना। देन वी हैव द प्रोथोरैक्स, ओके। देन मैं यहां पर ही ड्रॉ कर देता हूं द विंग। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी फोर विंग और द टेगमिना। सो ये है वो टेगमिना। और देखिए टेगमिना का एक प्रेजेंस जो है या एक कैरेक्टर जो है वह अभी मैं डिस्कस करूंगा, जो कि एक और आइडेंटिफाइंग फीचर होता है फॉर द मेल कॉकरोच। तो आगे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका है द प्रोथोरैक्स, देन वी हैव द मीजोथोरैक्स एंड लास्टली वी हैव द मेटाथोरैक्स। दिस इज मेटा। सो ये तीनों के तीनों क्या रीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द थोरैक्स ऑफ द कॉकरोच, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है द हेड रीजन। तो आपको पता है ना, कॉकरोच की बॉडी 3 रीजन्स में डिस्टिंग्विश होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। एंड देन वी हैव द 10 एब्डोमिनल सेगमेंट, जिनको कि मैं ऐसे ड्रॉ करता जा रहा हूं। ओके, तो देखिए यहां पर आपको 10 एब्डोमिनल सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं ऑफ द कॉकरोच, जिसमें से आपको ये जो 9th सेगमेंट है इससे राइज करता हुआ एक अनजॉइंटेड शॉर्ट अपेंडेज देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड द एनल स्टाइल, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा इन केस ऑफ द मेल कॉकरोच, राइट? एंड आपको एक और आइडेंटिफाइंग फीचर बता दूं मैं, ये जो आपको टेगमिना देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ मेल कॉकरोच, वो हमेशा एब्डोमेन की लेंथ से बड़ा होगा। ओके, सो इट कैन कवर द लेंथ ऑफ द एब्डोमेन। तो जब ये दोनों विंग्स क्लोज होंगे, मैंने एक ही साइड का विंग ड्रॉ किया है, जब ये दोनों टेगमिना क्लोज होंगे तो इट कैन इजीली हाइड द 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऑफ द मेल कॉकरोच। सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है द टेगमिना।
which represents the forewing. Okay, so it is usually longer than the abdomen. तो ये भी एक आइडेंटिफाइंग फीचर होता है ऑफ अ मेल कॉकरोच. एंड अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, दैट सेज प्रेजेंस ऑफ एनल सर्साई, तो आपको मैंने बताया ही है कि एनल सर्साई बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच के 10th abdominal सेगमेंट से अराइज करते हुए दिखते हैं. दैट मीन्स ये भी दोनों में प्रेजेंट है. हेंस इस फीचर को भी हम आइडेंटिफाइंग फीचर नहीं यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश अ मेल कॉकरोच फ्रॉम द फीमेल कॉकरोच. तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आप कर दीजिए एलिमिनेट. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 को, जो कि है फ्रॉम नीट 2019. और इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है टू सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ. तो माउथ से स्टार्ट करते हुए आपको कौन कौन से ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच, उसको हमको करेक्ट सीक्वेंस में करना है आइडेंटिफाई. सो यहां पर आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच. तो मैं यहां पर डायग्रामेटिक व्यू से आपको बता दूं, और आपको पता भी है एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कॉकरोच की 3 रीजन्स में डिस्टिंग्विश्ड होती है, द फोर गट, मिड गट एंड द हाइंड गट. तो मैं यहां पर इसको रफली ऐसे ड्रॉ कर देता हूं. तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ कॉकरोच, जिसमें कि देखिए माउथ के बाद एक छोटी सी ओपनिंग आपको नजर आएगी, दैट इज द फेरिंग्स. ओके, देन वी हैव अ वाइडर ओपनिंग जो कि फेरिंग्स ओपन होता है इनटू, दैट इज द ईसोफेगस. ओके, देन वी हैव अनदर ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड द क्रॉप. तो क्रॉप वो एक चेंबर है जहां पर कि फूड ग्रेन्स का स्टोरेज किया जाता है. देन वी हैव अनदर ओपनिंग आफ्टर द द क्रॉप विच इज कॉल्ड द गिजर्ड. ओके, तो गिजर्ड यहां पर आपको प्रेजेंट दिखाई देगा, जो कि एक ऐसा चेंबर है जहां पर फूड की ग्राइंडिंग या क्रशिंग की जाती है. और यहां पर एंड हो जाता है दी फोरगट. और फोरगट और मिडगट पे आपको यहां पर कुछ ऐसे ब्लाइंड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं विच आर कॉल्ड दी हेपेटिक सीके. ओके, देन वी हैव द मिडगट. तो ये एंटायर स्ट्रक्चर आपको मिडगट रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, मिडगट की और हाइंड गट की ओपनिंग पे आपको अगेन कुछ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, राइट, विच आर रिप्रेजेंटिंग द मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स. एंड देन यहां पर आपको हाइंड गट दिखाई देगा जो कि 3 रीजन्स में डिस्टिंग्विश होता है. सबसे पहला रीजन कहलाता है द इलियम, देन वी हैव द कोलन, एंड फाइनली वी हैव द रेक्टम, जहां पर कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है वो स्टोर किया जाता है बिफोर डिस्चार्जिंग. एंड फाइनली द ओपनिंग इज गोइंग टू बी द एनस. तो देखिए ये वो पाथवे है जिसके थ्रू आपका फूड पास करेगा इनसाइड द कॉकरोचेस एलिमेंट्री कैनाल. तो ओपनिंग कहां होगी माउथ के बाद? सीधे फेरिंग्स में. फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, एंड ईसोफेगस के बाद द क्रॉप. तो कहां आपको देखने को मिल रहा है? तो देखिए यहां पर ईसोफेगस के बाद सभी में यहाँ गिजर्ड दे रखा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, राइट. एंड देन वी हैव ईसोफेगस के बाद आपको इलियम में ऑप्शन दे रखा है, दैट मीन्स यहां भी ये ऑप्शन एलिमिनेट कर जाएगा बिकॉज वो तो पार्ट होता है ऑफ दी हाइंड गट. इसका मतलब ऑब्वियसली ये ऑप्शन रॉन्ग है. तो ईसोफेगस के बाद क्रॉप में एंट्री सिर्फ इसी ऑप्शन में दिखाई जा रही है, दैट इज ऑप्शन डी में. दैट मींस करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी. तो फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजर्ड, गिजर्ड के बाद यहां पर इन्होंने सीधे हाइंड गट ले लिया है. तो हाइंड गट में इलियम, देन कोलन एंड देन दी रेक्टम. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 को, दैट सेज द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस in a specific direction. In humans these cells are mainly present in. तो भाई जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं वो पार्टिकल्स और म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं. सो ऐसे सेल्स या एपिथेलियम जो है वो आपको बेसिकली ह्यूमंस में कहाँ देखने को मिलता है? तो याद कीजिए मैंने अपने कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में इस बात को समझाते टाइम एम्फसाइज किया था कि ये कहाँ आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे. तो जल्दी से मैं ऑप्शंस रीड आउट कर रहा हूं, तब तक आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फैलोपियन ट्यूब्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट. Option B, eustachian tube and salivary duct. Option C, bronchioles and fallopian tubes. या finally option D, bile duct and bronchioles. तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था जो हॉलो ऑर्गन्स हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग्स में आपको बेसिकली देखने को मिलते थे द सीलिएटेड एपिथेलियम, और उनके एग्जांपल मैंने आपको बताए थे द ब्रोंकियोल्स एंड द फैलोपियन ट्यूब. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, ब्रोंकियोल्स एंड द फैलोपियन ट्यूब्स. तो यहाँ आपकी जो इनकी इंटरनल लाइनिंग है उनमें पार्टिकल्स और म्यूकस का मूवमेंट देखा जाता है. सो देखिए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो आपको आई होप याद होगा ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं. तो अगर ये सपोज विंड पाइप आ रही है, दैट इज ट्रेकिया, जिसकी फर्दर ऐसी ब्रांचिंग से डेवलप होते हैं दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच आर दी ब्रोंकाई, जो कि ईच लंग में एंटर करेंगे, एंड देन फर्दर इन ब्रोंकाई की भी डिवीजन से डेवलप होते हैं और भी
narrower tubules which are called the bronchioles, right? तो इस bronchiole की बात की जाए या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलता है. So I am drawing one side of the fallopian tube this way. Okay? तो यहां पर इसको आप चाहे देख सकते हैं, यहां पर ओवरी का अटैचमेंट होता है, isn't it? तो देखिए आइदर वे आप देखिए, अगर मैं इस फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का सेक्शन लूं या फिर इस ब्रोंकियोल का सेक्शन लूं, तो हाउ विल दैट अपीयर? तो अगर आप इनका सेक्शन लेते हैं तो यू फाइंड सर्टेन थिंग लाइक दिस. तो आपको इनकी इंटरनल लाइनिंग में कुछ हेयर लाइक ओपनिंग्स नजर आती हैं. तो यहां जो सेल्स प्रेजेंट होंगे दे आर गोइंग टू बी पोजेसिंग सीलिया, जो कि इनके लूमन में ओपन हो रहे हैं. तो ये सपोज इनके सेल्स हैं जो इनकी इंटरनल लाइनिंग को ऐसे लाइन कर रहे हैं, और यहां से आपको अराइज करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारे सीलिया. दीज आर दी सीलिया प्रेजेंट इनसाइड द लूमन ऑफ दीज ऑर्गन्स. और अगर इसका भी मैं एक सेक्शन आपको एनलार्ज करके दिखाऊं तो देखिए यहां पर आपको ये कैसे नजर आएंगे. तो ये सपोज क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू है ना, तो ये ऑब्वियसली बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई कर रहा है या फिर फिक्स्ड है. तो देखिए यहां पर मैंने ये ड्रॉ कर दी इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें आपको ये सेल्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड नजर आएंगे. ओके, दीज आर देयर न्यूक्लियाई, और आपको यहां पर बहुत सारे ऐसे सीलिया नजर आते हैं. So this is going to be their presence. तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेंगे in the organs or the hollow organs like the bronchioles and the fallopian tubes. While देखिए fallopian tubes में इनको egg का मूवमेंट करवाना होगा, that is ovum का, right? और यहाँ पर since ये respiratory pathway का पार्ट है that is bronchiole, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एयर के साथ पार्टिकल्स भी आते हैं, म्यूकस का मूवमेंट भी होता है. दोनों ही केस में that is going to be facilitated by the cilia of these ciliated epithelium. So the correct option here would be option C itself. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 को, that says match the following cell structure with its characteristic feature. तो दिए हुए इन सेल स्ट्रक्चर्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर से करेक्टली मैच करना है हमको और फाइंड करना है करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन को. तो देखिए हमारा जो पहला आइटम है दैट इज टाइट जंक्शंस. तो यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल जंक्शन, और टाइट जंक्शन स्पेसिफिकली मैंने आपको जब बताया था तो मैंने कहा था ऐसे टाइप के आपको सेल जंक्शन देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत टाइटली दो सेल्स को होल्ड करके रखते हैं ताकि कोई भी जो उनका कंटेंट है वो टिश्यू से बाहर लीक आउट ना कर पाए. तो दैट मींस टाइट जंक्शन जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे ओवर हियर. सो यहाँ पर ए का मैच आप देखिए थर्ड से हो रहा है, दैट इज दे एस्टैब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड्स अक्रॉस द एपिथेलियल सेल्स. तो एपिथेलियल सेल्स के अक्रॉस कोई भी फ्लूइड का या लीकेज ना हो उसके लिए आपको टाइट जंक्शंस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. देन वी हैव ऑप्शन बी दैट इज एडहेरिंग जंक्शंस. तो एडहेरिंग जंक्शंस का काम क्या होगा? अधेर करके रखना, मतलब जोड़ के रखना. तो इट मींस इट इज गोइंग टू सीमेंट द नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म शीट, है ना. सीमेंट क्या करती है? एडहेर करके रखती है ना ब्रिक्स को. तो ऑब्वियसली यहां पर भी सेल्स को जो एडहेर करके रखते हैं दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द एडहेरिंग जंक्शंस. तो दैट मींस सेकंड वन और द बी वन इज गोइंग टू मैच विद द फर्स्ट. और देखिए ए मैच कर रहा है थर्ड के साथ. तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर ए थर्ड से मैच कर रहा है? ओवर हियर ओनली. बाकी के तीन ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट. हेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ. देखिए बी यहां पर फर्स्ट से मैच भी कर रहा है जो कि यहां कर रहा था, परफेक्टली करेक्ट. अब देखते हैं गैप जंक्शंस के बारे में. गैप जंक्शंस क्या होते थे? मैंने आपको बताया था ये साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट कुछ चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू दो सेल्स जब पास आते हैं इनके चैनल्स एक दूसरे से ओरिएंट हो जाते हैं. तो ये साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस को फैसिलिटेट करते हैं. तो दैट मींस गैप जंक्शन यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक चैनल्स हैं जिनके थ्रू सेल्स कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स. तो देखिए आपको मैंने बताया भी था. तो मान लीजिए अगर ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये नेबरिंग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके. तो यहां पर आपको कुछ चैनल नजर आएगा और यहां पर भी आपको कुछ चैनल नजर आएंगे इन दोनों की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिनकी ओपनिंग्स एक दूसरे के सामने अलाइन कर जाती हैं ताकि एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव कर सके. तो दैट मींस द सेल्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन गैप जंक्शन. तो यहाँ पर गैप जंक्शन सी इज मैचिंग विद द फोर्थ ओवर हियर आल्सो. दैट मींस ये ही ऑप्शन करेक्ट चल रहा है ना. एंड डी इज फाइनली मैचिंग विद द सेकंड वन. दैट मींस साइनेप्टिक जंक्शन आपको देखने को मिलते थे एट द जंक्शन ऑफ
टू न्यूरॉन्स, राइट। तो न्यूरॉन्स के केस में ये ट्रांसमिट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल्स टू वन अनदर। सो दो न्यूरॉन्स आपस में केमिकल्स रिलीज करते हैं ना, न्यूरोट्रांसमिटर्स, जो कि साइनेप्टिक जंक्शन से पास होते हैं फ्रॉम वन एक्सॉन एंडिंग टू दी नेक्स्ट डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। सो वो कंडीशन आपको यहाँ पर साइनेप्टिक जंक्शन के केस में देखने को मिलेगी। सो डी इज गोइंग टू मैच विद द सेकंड। सो द फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 को, दैट इज फ्रॉम नीट 2020, दैट सेज क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। तो माइक्रोविलाई यानी कि फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि आपको ब्रश बॉर्डर की तरह दिखाई दे रहे हैं, अराइजिंग ऑन दी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो कौन सी ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लोकेशन होगी जहां पर आपको ब्रश बॉर्डर देखने को मिलेंगे ऑफ माइक्रोविलाई यानी कि शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो आपको मैंने क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में बताया था कि ये यूजुअली आपको किसी डक्ट की इनर लाइनिंग को कवर करते हुए दिखेंगे, बट एक स्पेशल केस भी बताया था जहां पर आपको माइक्रोविलाई की प्रेजेंस यानी कि शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की आपको मतलब वहां पर प्रेजेंस नजर आती है। तो कौन सा था वो स्ट्रक्चर, आप रिकॉल कीजिए। So option A is going to be lining of intestine, option B ducts of salivary gland, option C proximal convoluted tubule of the nephron या option D eustachian tube। So याद कीजिए ये कहाँ देखने को मिलता था आपको, obviously in option C proximal convoluted tubule of the nephron। तो nephron के जो proximal वाला पार्ट होता है, तो देखिए मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ कर देता हूँ the structure of a nephron। So if this is the nephron, उसका बोमन्स कैप्सूल यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, द कप लाइक स्ट्रक्चर, ओके, और ये ओपन हो रहा है इनटू अ वाइडर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड जो कि इस तरीके से फर्दर मैं कंप्लीट कर देता हूँ स्ट्रक्चर को। तो देखिए बच्चों यहां पर सपोज मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है फॉर नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाइडर ट्यूब्यूल वाला पोर्शन जो कि इस साइड यानी कि बोमन्स कैप्सूल के क्लोजर प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है, क्लोजर प्रेजेंट है टू द बोमन्स कैप्सूल, वी कॉल इट द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी। तो अगर आप इसके सेल्स की लाइनिंग देखेंगे, दैट मींस अगर हम इसके इस सेल्यूलर पार्ट को करते हैं एनलार्ज, तो आपको दिखाई देगी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये एक एपिथेलियम है, इजंट इट, और इस पे लाई करते हुए नजर आएंगे आपको क्यूबॉइडल सेल्स। ओके, तो आपको यहां पर क्यूबॉइडल सेल्स नजर आएंगे, और इस क्यूबॉइडल सेल पे आपको छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे विच आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी माइक्रोविलाई। ओके, तो यहां पर आपको कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई। अगर मैं एक सेल को भी, इसके पोर्शन को भी एनलार्ज कर दूं, तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। तो ये सपोज वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, एंड यहां पर इसके स्ट्रक्चर पे आपको कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे प्रोट्रूड आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो दीज आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ माइक्रोविलाई ऑन द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो दिस इज द माइक्रोविलाई and this is the cuboidal epithelial cell। ओके, सो आई होप आपको अब क्लियरली यहां पर समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली कहां पाए जाते हैं द क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल, जिसमें कि आपको ब्रश बॉर्डर देखने को मिलता है ऑफ द माइक्रोविलाई। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज proximal convoluted tubule of the nephron। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 को, दैट सेज गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। तो जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ना एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले, वो बेसिकली किस टाइप के सेल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, ऑप्शन बी कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, ऑप्शन सी कॉन्ड्रोसाइट्स या ऑप्शन डी कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स। तो देखिए गॉबलेट सेल्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली क्या होते हैं, दे आर सिक्रीटरी सेल्स, यानी कि ये सिक्रीट करते हैं किसी टाइप के सिक्रीशन को, राइट। तो गॉबलेट सेल्स बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, ओके, और ये ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। और जब मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट एडन वीडियो में पढ़ाया था ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, तो मैंने आपको बताया था कि वो होते हैं क्यूबॉइडल या कॉलमनार एपिथेलियम के ही मॉडिफिकेशन, और बेसिकली गॉबलेट सेल्स जो हैं वो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन है। ओके, तो जहां पर ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिसेल्युलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो देखिए कैसे दिखते हैं आपको। तो एलिमेंट्री कैनाल में अगर सपोज मैं इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करूं, तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रही है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होते हैं ना, दे आर
प्रेजेंट ओवर इट, एंड यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स नजर आएंगे, ओके और उनमें से देखिए एक आध सेल इस तरीके से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाता है, ओके सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म दी गॉबलेट सेल। तो यहां पर ये मैंने एक और बना दिया। तो देखिए यहां पर जिन सेल्स में ऐसी इन्वेजिनेशन हुई है वहां उनका न्यूक्लियस देखिए बेस की तरफ पहुंच गया है, और रिमेनिंग कॉलमनार सेल्स में आपको न्यूक्लियस यहां पर इनके बेस के पास ही नजर आता है वैसे भी। तो देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहां पर these two are representing the goblet cells, जो कि क्या है, यूनिसेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके तो गॉबलेट सेल्स बेसिकली ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो कि यूनिसेल्यूलर है, वो मॉडिफिकेशन होते हैं ऑफ द कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 को, दैट सेज इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर अ फ्यू डेज बिकॉज। तो अगर आप एक कॉकरोच के हेड को रिमूव कर देते हैं तब भी वो कुछ दिन तक जीता है। सो ऐसा क्यों होता है, देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया of the cockroach are situated on the ventral part of the abdomen। क्या ये perfectly correct है? Not at all। supraesophageal ganglion जो है वो present होता है in the head region of the cockroach। That means ये option यहाँ पर eliminate हो जाएगा। Then we have the option B that says the cockroach does not have a nervous system। क्या cockroach के पास nervous system ही नहीं होता है? That is also perfectly wrong। That means ये option भी eliminate हो जाएगा। Then we have option C, the head holds a small portion or the proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of the body। Yes, this is the perfectly correct option। जो head होता है उसमें nervous system का बहुत ही छोटा सा प्रोपोर्शन या पार्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, बाकी का रेस्ट पोर्शन जो है वो वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो दैट मींस इसीलिए जब एक कॉकरोच का हेड कट कर दिया जाता है तब भी वो सेवरल डेज तक सर्वाइव कर जाता है। क्योंकि उसके नर्वस सिस्टम का केवल एक या बहुत ही स्मॉलर पोर्शन जो है वो वहां प्रेजेंट होगा इन द हेड रीजन। तो इसका मतलब यही वो करेक्ट ऑप्शन है, इजंट इट? तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। बट हम देखते हैं अगर ऑप्शन डी को, तो देखिए यहां बोला जा रहा था हेड होल्ड्स 1/3 ऑफ अ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। बट यहां ये जो 1/3 लिखा हुआ ना ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज रॉन्ग। ओके सो ये पोर्शन टोटली रॉन्ग है। आपको पता है 9 पेयर्ड गैंग्लिया बनाते हैं द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, जिसमें से केवल एक ही गैंग्लिया जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया है वो प्रेजेंट होता है इन द हेड रीजन। तो अगर मैं उसका प्रोपोर्शन निकालूंगा अभी तो वो 1/9 होगा, तो 1/3 तो नहीं होगा, राइट? तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 को, जिसमें हमसे बोला जा रहा है टू मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विद रेफरेंस टू द कॉकरोच एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो कॉकरोच से रिलेटेड आपको 2 कॉलम्स दे रखे हैं जिनके आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करना है और फाइंड करना है करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस को। तो देखिए कॉलम 1 में हमारा जो पहला आइटम है दैट इज ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में आपकी फूड पार्टिकल्स की ग्राइंडिंग देखी जाती थी? तो याद कीजिए दैट चेंबर वाज कॉल्ड द गिजर्ड, राइट? और गिजर्ड का एक और नाम हम जानते हैं दैट इज proventriculus। So that means A is going to match with the third option। तो देखिए A थर्ड से कहाँ मैच हो रहा है? इन ऑप्शन A, B and D। That means C वाला ऑप्शन आप यहाँ कर दीजिए एलिमिनेट, ठीक है? Then we have the B option that says secretes gastric juice। तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ सिक्रीट होता है? तो गैस्ट्रिक जूस आप जानते हैं कौन सिक्रीट करता था भाई? The hepatic ceca और the gastric ceca। That means B is going to match with the first। तो B फर्स्ट से कहाँ मैच हो रहा है? in the A option and in the C option, but C तो already eliminate हो चुका है। That means A option would be correct। That means देखिए B और D तो यहाँ पर eliminate हो ही जाएगा। So the correct option is going to be option A। But देख लेते हैं बाकी की मैचिंग भी करेक्ट है या नहीं। तो 10 pairs किसके देखने को मिलते हैं in case of cockroach? We see the 10 pairs of spiracles, sorry। So the C is going to match with the fourth one। तो C fourth से यहाँ मैच हो रहा है, that is over here, perfect। Then we have ऑप्शन डी दैट सेज एनल सर्साई। तो एनल सर्साई आपको अराइज करता हुआ दिखता था इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉम द 10th सेगमेंट, ओके, द 10th abdominal सेगमेंट। तो इसका मतलब डी इज गोइंग टू मैच विद सेकंड। तो डी सेकंड से यहां मैच हो भी रहा है, दैट मींस यही ऑप्शन परफेक्टली
करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 को, दैट सेज सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो दिए हुए पेयर्स में से आपको उस पेयर को आइडेंटिफाई करना है जिनके आइटम्स इनकरेक्टली मैच्ड हैं। तो देखिए हमारे पास पहला ऑप्शन है दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स इज मैचिंग विद द स्मूथ मसल सेल्स। क्या ये करेक्ट है? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज कॉन्ड्रोसाइट्स आर द कार्टिलेज सेल्स नॉट द स्मूथ मसल सेल्स। इसका मतलब ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा बिकॉज यहीं पर आपको मिसमैच्ड पेयर देखने को मिल रहा है। दैट मींस द फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। वाइल अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस की, तो देखिए न्यूरॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं नर्व सेल्स को, दैट्स परफेक्टली करेक्ट, इसीलिए हम इसको एलिमिनेट कर देते। फाइब्रोब्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं एरियोलर टिश्यू में, जो कि फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते थे। कौन कौन से फाइब्रस प्रोटीन बनते थे इनसे? द कोलेजन एंड द इलास्टिन। ओके, दैट मींस ये वाला करेक्टली मैच होने की वजह से अगेन आप एलिमिनेट कर देते। एंड लास्टली वी हैव ऑस्टियोसाइट्स, जो कि कहलाए जाते हैं द बोन सेल्स। ओके, दैट मींस ये भी परफेक्टली मैच था, दैट मींस इसको भी आप एलिमिनेट कर देते। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 1। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 को, जो कि है फ्रॉम नीट 2021 एंड दिस क्वेश्चन सेज which of the following characteristic is incorrect with respect to the cockroach। तो कॉकरोच से रिलेटेड आपको यहां पर कुछ कैरेक्टर दे रखे हैं फ्रॉम ऑप्शन ए टू डी, और आपको फाइंड करना है उस ऑप्शन को जो कि है इनकरेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को। तो पहला जो फीचर हमको दे रखा है दैट इज अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, प्लीज एनालाइज, ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है बिकॉज गैस्ट्रिक सीके आपको देखने को मिलते हैं एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, नॉट मिडगट एंड हाइंडगट। सो दैट मींस ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है हाइंडगट और मिडगट की जंक्शन में आपको देखने को मिलते थे मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, बट अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिक सीके के, तो वो आपको फोरगट और मिडगट की जंक्शन पे देखने को मिलते हैं। तो दैट मींस यही वो इनकरेक्ट फीचर है, दैट मींस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, राइट। बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। तो बाकी के ऑप्शन में जैसे बी ऑप्शन में बोला जा रहा है हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स। डेफिनेटली माउथ पार्ट्स की जो कैविटी होती है उसमें आपको सेंट्रली प्लेस्ड हाइपोफेरिंक्स देखने को मिलता है, जो कि टंग की तरह काम करता है, राइट। तो मैंने आपको बताया था जब मैं माउथ पार्ट्स पढ़ा रहा था, तो हाइपोफेरिंक्स टंग की तरह फूड को स्वॉलो करने में हेल्प करता है। सो ये आपको देखने को मिलता है इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ द माउथ। सो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से आप कर दीजिए, स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज इन फीमेल्स 7th to 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म द जेनाइटल पाउच। दैट्स परफेक्टली करेक्ट। जेनाइटल चेंबर या जेनाइटल पाउच फीमेल्स के केस में 7th, 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट की जो आपको स्टर्ना यानी कि वेंट्रल स्क्लेराइड देखने को मिलते थे, उनके फ्यूजन या उनके कॉम्बिनेशन से देखने को मिलता है। दैट मीन्स द ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी परफेक्टली करेक्ट। इसके लिए इसको हम कर देंगे एलिमिनेट। एंड अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, दैट इज 10th abdominal segment in both sexes bear a pair of anal cerci। तो एनल सर्साई आपको दोनों ही सेक्सेस यानी कि मेल एंड फीमेल के 10th abdominal segment से अराइज करते हुए दिखते हैं। ये भी परफेक्टली करेक्ट है, hence we can eliminate this option also। So the correct option is going to be option A। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 को, that says which of the following statements wrongly represent the nature of the smooth muscle। तो स्मूथ मसल के नेचर को wrongly इनमें से कौन सा फीचर या स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखते हैं, स्मूथ मसल्स आप सभी जानते हैं ना। ओके, तो देखिए स्मूथ मसल्स के केस में पहला स्टेटमेंट है दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइएशंस। इसीलिए स्मूथ मसल्स को याद कीजिए, मैं बुलाते थे अनस्ट्राइएटेड मसल्स, राइट, क्योंकि इनमें कोई स्ट्राइएशन या ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड देखने को नहीं मिलते थे, isn't it? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है, hence we can eliminate this because we have to find the wrong feature or the statement। ठीक है, then they have involuntary muscles, they are involuntary muscles definitely, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं स्मूथ मसल्स, इसीलिए ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल में प्रेजेंट होती हैं। सो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होने की वजह से कर दीजिए एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय द इंटरकेलेटेड डिस्क। तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए इंटरकेलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं। नो, ये फीचर रॉन्ग है रिलेटेड टू स्मूथ मसल्स, बिकॉज ये फीचर देखने को मिलता है इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स। तो इसका मतलब यही वो ऑप्शन है विच इज गोइंग टू बी करेक्ट, राइट। तो कार्डियक मसल्स के केस में आपको याद है इनका स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने को मिलता था। तो कार्डियक मसल्स के केस में आपको ऐसे ब्रांच्ड दिखाई देते थे द सेल्स, कुछ इस तरीके से। तो आपको यहां पर ब्रांचिंग देखने को मिलती थी इन केस ऑफ दी
कार्डियक मसल्स। कुछ इस तरीके से। एंड यहां पर आपको सेवरल ऐसे डिस्क देखने को मिलती थी विच वर कॉल्ड दी इंटरकेलेटेड डिस्क। तो इंटरकेलेटेड डिस्क बेसिकली फीचर किसका है? ऑफ दी कार्डियक मसल। और साथ ही साथ आपको यहां पर एक सिंगल न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, इजंट इट? तो यहां पर आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स ये जो फीचर आपको दे रखा है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द स्मूथ मसल, हेंस ये आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, सो ये मैंने ड्रॉ किया है कार्डियक मसल जहां पर आपको ये इंटरकेलेटेड डिस्क देखने को मिलेंगी। ओके, एंड so that means option C is correct, while we also have to see to the option D that says these muscles are present in the wall of the blood vessels। तो मैंने आपको बताया इंटरनल ऑर्गन जैसे कि ब्लड वेसल्स हो, स्टमक या इंटेस्टाइन की लाइनिंग हो, उनकी वॉल में भी आपको स्मूथ मसल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। सो ये फीचर उनसे रिलेटेड करेक्ट है, दैट मीन्स इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 17 को, दैट सेज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू। तो यानी कि आपको पहली केस में एक ऐसे सेल जंक्शन को आइडेंटिफाई करना है जो कि सब्सटेंसेस की लीकेज को प्रिवेंट करता है या स्टॉप करता है फ्रॉम द टिश्यू, एंड दूसरा आपको फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन विद दी नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि और दूसरा सेल जंक्शन आपको वो आइडेंटिफाई करना है जो कि दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है बाय रैपिड ट्रांसफर, ताकि वो रैपिड ट्रांसफर करके आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के थ्रू दो सेल्स के बीच में कनेक्शन सेटअप कर पाए। ओके, तो ऐसे दोनों आपको सेल जंक्शंस को करना है आइडेंटिफाई, एंड आई नो आप सभी को इसका आंसर पता है। तो मैं ऑप्शन जल्दी से रीड कर देता हूं। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी गैप जंक्शन एंड अदरिंग जंक्शन रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी adhering junction and tight junction respectively, या ऑप्शन डी adhering junction and gap junction respectively। तो देखिए लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली जंक्शन वुड हैव टू बी वेरी टाइट ताकि कोई भी लीकेज नहीं हो सके। दैट मीन्स पहले केस में द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी टाइट जंक्शन, एंड कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए ऑब्वियसली दो सेल्स के जो चैनल प्रोटीन्स हैं वो एक दूसरे के सामने आने चाहिए। ओके, तो दैट मीन्स वो क्रिएट कर देंगे गैप बिटवीन द टू सेल्स, इसका मतलब वो गैप जंक्शन की बारे में बात हो रही है। सो द फर्स्ट केस में टाइट जंक्शन होना चाहिए एंड सेकंड केस में गैप जंक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इटसेल्फ, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी बी, वेयर टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 को, जो कि है फ्रॉम नीट 2022 दैट सेज टेगमेना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। तो जो टेगमेना होती है ना, दैट इज द फोर विंग, वो कॉकरोच के केस में कहां से अराइव करती है? सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मेटाथोरैक्स, ऑप्शन बी प्रोथोरैक्स एंड मेसोथोरैक्स, ऑप्शन सी प्रोथोरैक्स या ऑप्शन डी मेसोथोरैक्स। तो इससे आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ऑब्वियसली थोरेसिक रीजन से ही अराइव कर रहे हैं द टेगमेना और द फोर विंग्स। तो कहां से अराइव करेंगे? खास करके इन दी थोरेसिक रीजन। तो आपको पता है थोरैक्स जो होता है वो कॉकरोच के केस में 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है ना। सो सबसे पहला जो आपको देखने को मिलता है दैट इज द प्रोथोरैक्स। ओके, सो फर्स्ट thoracic segment is prothorax, then we have the mesothorax, and lastly we have the third segment which is the metathorax। तो देखिए लीविंग द फर्स्ट सेगमेंट, पहले वाले यानी कि मेसोथोरैक्स से अराइज करता है द फोर विंग। ओके, सो ये है फोर विंग जिसे हम बुलाते हैं द टेगमेना। ओके, सो टेगमेना जो होता है वो कैसा होता है आप सभी को पता है, ये डार्क ओपेक और लेदरी होता है, और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन में हेल्प करना, राइट? और मेटाथोरैक्स से अराइज करता है द हाइंड विंग। ओके, सो हाइंड विंग आपको थिन मेम्ब्रेनस ट्रांसपेरेंट नजर आएगा और ये हेल्प करता है टू द कॉकरोच टू फ्लाई। तो टेगमेना ये है which is the four wing, और ये कहां से अराइव कर रहा है? फ्रॉम द मेसोथोरैक्स, राइट? और मेटाथोरैक्स से अराइव कर रहा है द हाइंड विंग। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन
डी मीजोथोरैक्स, राइट। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 विच इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से आपको फाइंड करना है उस टिश्यू को जो कि कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो देखिए हमारे पास पहला ऑप्शन है दैट इज कार्टिलेज, ऑप्शन बी इज न्यूरोग्लिया, ऑप्शन सी इज ब्लड, या ऑप्शन डी एडिपोज टिश्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी न्यूरोग्लिया, राइट। न्यूरोग्लिया आप इजिली रिलेट भी कर सकते हैं टू द नर्वस टिश्यू। तो न्यूरोग्लिया इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ये एक नर्वस टिश्यू है, राइट। कार्टिलेज आपको पता ही है ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज आल्सो अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू क्या होता था, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू था। तो दैट मींस रिमेनिंग 3 वर कनेक्टिव टिश्यू, ओनली न्यूरोग्लिया इज नॉट द वन। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 को, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की दो एडजेसेंट बोन्स के बीच में आपको इनमें से कौन सा टिश्यू या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो ऑप्शन आर ऑप्शन ए एरियोलर टिश्यू, ऑप्शन बी स्मूथ मसल, ऑप्शन सी इंटरकेलेटेड डिस्क, या ऑप्शन डी द कार्टिलेज। तो आपको क्या देखने को मिलता है, ऑब्वियसली कार्टिलेज, राइट। तो कार्टिलेज जैसा कि आप जानते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है और ये बेसिकली यहाँ वर्टिब्रल कॉलम्स की दो एडजेसेंट बोन के बीच में प्रेजेंट होगा और ये स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ मैकेनिकल इंजरीज को प्रिवेंट करेगा क्योंकि एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। सो आपको यहाँ पर ये कैसे दिखाई देंगे, तो मैं यहाँ पर सपोज वर्टिब्रल कॉलम को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, आई एम मेकिंग अ रफ डायग्राम। सो आप देखिए सपोज ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं, आई एम जस्ट मेकिंग टू मेक यू विजुअलाइज। तो देखिए यहां पर ये कुछ ऐसे आपके प्रेजेंट हैं, और देखिए दो एडजेसेंट बोन्स के बीच में आपको यहां पर ये कार्टिलेज की प्रेजेंस नजर आएगी, राइट। सो दे आर प्रेजेंट ओवर हियर। सो ये जो ब्लू रीजन है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ द cartilage between these adjacent bones. So these are nothing but the cartilage. ओके सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे वर्टिब्रल कॉलम के एडजेसेंट बोन्स के बीच में आपको कार्टिलेज की प्रेजेंस नजर आती है। ओके सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी कार्टिलेज। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज प्रॉब्लम नंबर 21 दैट सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यानी कि यहाँ पर आपको दो कॉलम दे रखे हैं जिनके आइटम्स को अगेन आपको करेक्टली मैच करके फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो देखिए लिस्ट 1 का पहला आइटम है हमारे पास ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स का ऑब्वियसली आपको कहां पर मैचिंग दिखाई दे रहा है, इन द आइटम्स गिवन इन लिस्ट 2। तो देखिए आपको पता है ब्रोंक्यूल्स की इनर लाइनिंग में आपको देखने को मिलता था सीलिएटेड एपिथेलियम, राइट। मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था इन वन ऑफ माय प्रीवियस क्वेश्चंस। तो देखिए आपको यहां पर ऑप्शन ए यहां पर फर्स्ट वाला जो है आपको 4 से मैच करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें ए 4 से मैच हो रहा है, दैट इज ओनली ऑप्शन सी। बाकी रिमेनिंग सभी में आपको ये मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दैट मींस रिमेनिंग अदर ऑप्शंस आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड एंड द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें बाकी के मैचिंग करने के बाद फिर हम उसको अपने वेरीफाई भी कर लेते हैं ऑप्शन को। तो देखिए ऑप्शन बी में हमको बोला जा रहा है या फिर सेकंड केस में हमसे बोला जा रहा है गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल जैसा कि आप जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल में आपको कुछ मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम दिखाई देते थे जो कि ग्लैंडुलर हो जाते थे, यानी कि वो सिक्रीट करते थे म्यूकस। सो गॉबलेट सेल बेसिकली क्या है, दे आर ग्लैंडुलर टिश्यू हैं जो कि कॉलमनार एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन थे, राइट। देन अगर हम बात करते हैं टेंडन्स की, तो टेंडन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वो भी कौन से वाले, लूज, डेंस या फिर स्पेशलाइज्ड। दे वर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो कि कैसे होते थे, रेगुलर। ओके सो दैट मींस दे आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके सो दैट मींस सी इज गोइंग टू मैच विद द फर्स्ट। तो देखिए सी फर्स्ट से मैच हो गया, बी इज मैचिंग विद थर्ड जो कि यहाँ मेंशन्ड है, राइट। एंड लास्टली वी सी एडिपोज टिश्यू। सो एडिपोज टिश्यू जो है वो मैच करेगा ऑब्वियसली लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ, बिकॉज आप जानते हो एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू दे वर टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर सेल्स और फाइबर्स जो हैं वो लूजली प्रेजेंट होते हैं ऑन द ग्राउंड मैट्रिक्स, राइट। तो इसका मतलब
डी इज गोइंग टू मैच विद द सेकंड, सो डी यहाँ पर सेकंड से मैच हो भी रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी ओवर हियर। तो बच्चों ये तो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आई होप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में आप सभी को बहुत मजा आया होगा, और जिन क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन नहीं आते होंगे उनके सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।